कैसा रिवॉल्वर मैं समझी नहीं सर, जो तुमने मिस्टर सफदर की दराज में रख दिया था जब उन्होंने तुम्हारी तलाश ही ली थी। मैंने तो कोई रिवॉल्वर उनकी दराज में नहीं रखा सर। उसने हत्तल वसा अपने आप पर काबू पाते हुए कहा। झूठ मत बोलो लड़की, वरना तुम जानती हो हम पत्थर से भी हकीकत उगलवा लेते हैं। सरबराह के लहजे में तलवार की सी काट थी। मगर सर मुझे बिल्कुल इल्म नहीं, मैं सच कह रही हूँ सर, सोफिया ने खुलकर कहा। हाँ, सरबराह की नज़रें उसके दिमाग में घुसी जा रही थी। तुम्हारी मेंटल टेस्टिंग होगी सोफिया में मामूली सा भी रिस्क लेने का आदी नहीं। ये कहकर उसने घंटी बजाई। फ़ौरन दो ब्रेन गन बरदार सोफिया के दोनों तरफ खड़े हो गए। तो मेंटल टेस्टिंग के लिए ले जाओ और कर्नल सादी को कहो मुझे फ़ौरन रिपोर्ट करे, सरबराह ने उसे हुक्म देते हुए कहा। उन दोनों ने ब्रेन गनों की नालियां सोफिया की कमर से लगा दी। उठो, उनमें से एक ने स्पार्ट लहजे में कहा। सोफिया बादल न हवासा उठ खड़ी हुई, मगर अब वो जहनी तौर पर बेहद परेशान हो चुकी थी। मकसद हासिल करने के बाद अब उस नाकामी की तरफ जा रही थी। ना जाने मेंटल टेस्टिंग कैसी हो। वो गनों के दबाव के तहत उठती हुई खुफिया शोबे से निकलकर एक कमरे में पहुंची। वहां एक लंबा तिरंगा नौजवान खड़ा अपनी नोकदार आंखों से घूर रहा था। मुहाफिज उसे वहां पहुंचाकर वापस लौट गए। उस कुर्सी पर बैठ जाओ, उसने कमरे के वस में रखी हुई एक कुर्सी की तरफ इशारा किया। सोफिया बेदिली से उस कुर्सी पर बैठ गई। फिर वहां मौजूद एक और आदमी ने कुर्सी पर लगे हुए चमड़े के तस्मों से उसे अच्छी तरह कस दिया। कसने के बाद उसने बड़ा सा कंटोप जिसमें बहुत सारी तारें फिर से उसके सर पर रखकर उसे भी क्लिपों से बांध दिया। कंटोप के साथ लगी हुई तारें उसने सामने मेज पर रखी हुई एक मशीन में फिट कर दी। फिर वो पीछे हट गया। वो लंबा तिरंगा नौजवान जिसका नाम कर्नल सादी था आगे बढ़ा। उसने मशीन का एक बटन दबा दिया। सामने दीवार पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी। वो स्क्रीन रोशन हो गई। उस पर रंग बिरंगी लकीरें सी कौंदने लगी। सोफिया ने जहन पर एक नाकाबिल बर्दाश्त सा बोझ महसूस किया। फिर एक नामालूम सी सरसराहट जैसे उसके जहन को कुरेद रही हो। उसने सख्त बेचैनी महसूस की, मगर वो तस्मों की वजह से बेबस थी। वो अपनी जगह से ज़रा सी भी हरकत नहीं कर सकती थी। कर्नल सादी ने एक और बटन दबा दिया। बटन दबते ही उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके जहन में रोशनी के धमाके से हो रहे हों। तुम्हारा नाम। अचानक कर्नल सादी की स्पार्ट आवाज़ उसके कानों से गूंजी। स्क्रीन पर कूदने वाली रोशनियां तेज हो गईं। वो खामोश रही, मगर स्क्रीन पर मुख्तलिफ रोशनियों के दायरे से बनने लगे। कर्नल सादी का असिस्टेंट एक तरफ खामोश खड़ा था। अब दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सोफिया ने बहुत बर्दाश्त किया, मगर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अगर उसने अपना नाम ना बताया तो उसका दिमाग फट जाएगा। अचानक स्क्रीन पर रोशनियां मान पड़ने लगी और सोफिया को यूं महसूस हुआ जैसे दबाव ख़त्म होता जा रहा है। फिर चंद लम्हे बाद उसका जहन बिल्कुल फ्री हो चुका था। स्क्रीन स्पार्ट हो चुकी थी। ये क्या हुआ मोहसिन? कर्नल सादी ने परेशान नज़रों से असिस्टेंट की तरफ देखते हुए कहा। सर, मेरे ख्याल में मशीन में कोई खराबी वाक़ई हो गई है। असिस्टेंट के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ने लगीं। जनरल नोमान ने तो 4G रिपोर्ट तलब की है और मशीन ठीक होने में कई घंटे लग जाएंगे। कर्नल सादी के लिए बेपनाह परेशानी थी। अब क्या किया जा सकता है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मोहसिन ने बड़बड़ाते हुए कहा। मशीन चेक करो, कर्नल सादी ने हुक्म दिया और वो तेजी से मशीन की तरफ बढ़ गया। कर्नल साद ने बटन ऑफ कर दिया। स्क्रीन तारीख हो गई। मोहसिन काफ़ी देर तक मशीन को चेक करता रहा, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। ना जाने मशीन में क्या खराबी हो गई थी। अचानक कमरे में रखे टेलीफोन की घंटी जोर जोर से बजने लगी। कर्नल सादी के चेहरे पर सिलवटें नमूदार हुई। मोहसिन भी अब उठ खड़ा हुआ। वो भी परेशानी से टेलीफोन की तरफ देख रहा था। कर्नल सादी ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। सादी सर। कर्नल सादी, क्या रिजल्ट रहा? सरबराह जनरल नोमान की कृहत आवाज़ उसके कानों में पड़ी। ओके सर, उसने घबराकर जवाब दे दिया। क्या कहा? रिजल्ट ओके है? जनरल नोमान के लहजे में हैरत की हल्की सी झलक थी। यस सर। अच्छा, मैं सोफिया को वापस भेज दो। उसने जेब से रुमाल निकालकर पसीना साफ किया। सर, मोहसिन ने कुछ कहना चाहा। मोहसिन और मैं क्या कह सकता था? एन चेकअप के वक्त मशीन की खराबी हमारी ना अहली शुमार की जाती और ना अहली की सजा तुम जानते हो, मौत, सिर्फ मौत। कर्नल सादी ने कहा। ठीक है सर, लड़की को खोलो, कर्नल सादी ने कहा। खुद कुर्सी पर ढेर हो गया। मोहसिन ने आगे बढ़कर सोफिया के सर से कंटोप खोल दिया और फिर उसके तस्मे भी खोलने लगा। सोफिया बज़ाहिर खामोश थी, मगर उसका रवा रवा खुशी से नाच रहा था। कुदरत ने उसकी मदद कैसे की थी कि वो सोच सोच कर हैरान रह जाती। इतने में दरवाज़ा खुला। दोनों मुहाफिज अंदर आए जो सोफिया को लेकर गए थे और फिर सोफिया उनके साथ कमरे से बाहर निकल गई और कर्नल सादी सर पकड़े खड़ा रहा। चंद लम्हे बाद ही ब्लैक ज़ीरो को हजूम में जाती हुई बादशाही नजर आ गई। वो मजमा में से रास्ता बनाती हुई तेज़ी से चली जा रही थी। ब्लैक ज़ीरो हत्तल वुसा कोशिश कर रहा था कि जल्द से जल्द बादशाही के करीब पहुंच जाए, मगर चूंकि मेन बाजार था इसलिए रश बेहद था। अब तक उसे कामयाबी नहीं हो सकी। अचानक उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रख दिया। वो तेजी से मुड़ा, लेकिन सामने तनवीर को देखकर वो हैरान रह गया। क्या है मिस्टर? आपका रुमाल गिर पड़ा है जनाब। तनवीर ने हाथ में पकड़ा हुआ रुमाल इस अंदाज में उसकी तरफ बढ़ाया जैसे वो बेहयाली में गिरा चुका था। ओ थैंक यू। उसने तेजी से तनवीर के हाथ से रुमाल घसीटा, फिर मुड़ गया। तनवीर के चेहरे पर नागवारी के तासुरात नुमाया थे, जैसे वो अजनबी की बदतमीजी का
बदतमीजी पर खिल गया हो। बदतमीज जाहिल। तनवीर बड़बड़ाया, काश उसे ये मालूम होता कि वो X2 से बात कर रहा है। ब्लैक जीरो अब दोबारा आगे बढ़ रहा था, लेकिन बासाशी गायब हो चुकी थी। ब्लैक जीरो को तनवीर पर बेहद गुस्सा आ रहा था। भला क्या जरूरत थी रोमाल देने की, ना देता, लेकिन फिर वो सोच रहा था इसमें तनवीर हमारे का क्या कसूर। बहरहाल उसकी नजरें सर्चलाइट की तरह इधर उधर घूम रही थी, लेकिन बासाशी को तो जैसे जमीन खा गई थी। ब्लैक जीरो परेशान हो गया। काफी देर की तलाश के बाद वो मायूस होकर वहीं एक कैफे में बढ़ गया ताकि एक कप चाय पीकर आसाब को सुकून दे सके। कैफे में दाखिल होकर एक खाली मेज की तरफ बढ़ा जो दूसरे एक कोने में थी। एकदम उसे इमरान का ख्याल आया। उसने वो चलते चलते एकदम रुक गया, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गया। मेज पर बैठकर उसने फेरे की जाए चाय लाने का हुक्म दिया और खुद उस ख्याल में डूब गया कि वो लड़की कहाँ गायब हो गई। उस लड़की को इमरान ने बासाशी के नाम से पुकारा था, इसलिए ब्लैक जीरो की नज़र में उसकी अहमियत बेपनाह बढ़ गई थी। इतने में बीरा चाय ले आया। ब्लैक जीरो ने चाय बनाई और फिर उसकी हल्की हल्की चुस्कियाँ लेने लगा। चाय की चुस्की लेकर उसने सहारा लेने के लिए कुर्सी की बैग से पुश लगाया कि अचानक एक धमाका हुआ और प्याली रेजा रेजा होकर फिजा में बिखर गई। ब्लैक जीरो की अगली उंगली में सिर्फ कुंडी की सी सलाहियत थी। ब्लैक जीरो ने हैरत अंगेज फुर्ती से कलाबाजी दिखाई और दूसरे लम्हे वो मेज की आड़ में छुप गया। फितरी तौर पर अपने बचाव के लिए वो हरकत में आ गया था। बस एक सेकंड का ही फर्क पड़ा था कि हाल में भगदड़ मच गई। गोली बाजार के रुख पर खुली खिड़की से चलाई गई थी और उस खिड़की के पार से आने वाले लोगों का हजूम था, इसलिए गोली चलाने वाले का कोई पता ना चल सका। दर हकीकत हमलावर के लिए रिस्क था कि इतने हजूम के बावजूद उसने ब्लैक जीरो पर गोली चला दी। ब्लैक जीरो की किस्मत अच्छी थी कि वो ऐन उसी लम्हे सहारे के लिए कुर्सी की पुश की तरफ लचक गया और वरना प्याली की जगह उसका सर फिजा में भीग चुका होता। कुछ देर इंतजार के बाद जब दूसरी गोली न चली तो ब्लैक जीरो मेज की ओर से निकल आया। कैफे तकरीबन खाली हो चुका था। मैनेजर और भीरे परेशानी की हालत में खड़े थे, जैसे उनकी समझ में न आ रही हो कि ये अचानक हुआ क्या है। और ब्लैक जीरो उनकी परेशानी से महफूज हुए बगैर में एक छोटा सा नोट रखता हुआ कैफे से निकल गया। बाहर निकलकर इसने उधर उधर देखा, लेकिन कोई मशकूक आदमी उसकी नज़र में न आया। दूसरे हमले का भी खतरा था, लेकिन हमला आवर फरार हो चुका था। ब्लैक जीरो ने एक टैक्सी पकड़ी और फिर दानिश मंजिल की तरफ जाने की बजाय वो राता स्पेल की तरफ चल दिया। उसने अपने ताकुब का खास ख्याल रखा, लेकिन या तो सिरे से ताकुब किया ही ना जा रहा था या फिर ताकुब करने वाले इतने होशियार साबित हुए कि ब्लैक जीरो की चालाक नज़रों पर ना चढ़ सके। बहरहाल ब्लैक जीरो राना पैलेस रवाना हो गया। उसने राना पैलेस पहुंचते ही इमरान को फ़ोन किया। उसे हालात से आगाह करके उसने कदरे इत्मीनान की सांस ली। गो सफदर की निगाहें खुफिया शोबे के सरबराह ने सोफिया के मुतालिक छानबीन की थी और सफदर को रिपोर्ट मिल चुकी थी। फिर भी उसे शक था, लेकिन सफदर अपनी जगह मुतमईन नहीं था। सोफिया ने रिवाल्वर उसकी दराज में डाल दिया। उसने कैप्टन शकील से मशवरा किया और फिर दोनों ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया कि वो सोफिया के कमरे में छुपकर मजीद चेक करें। चनाचे सोफिया के वापस आने से पहले दोनों सोफिया के ऑटोमेटिक लॉक खोलकर अंदर दाखिल हो गए और फिर सफदर मुसैरी के नीचे और कैप्टन शकील सोफिया के कमरे में सोफे के पीछे छुपकर उसका इंतजार करने लगे। सोफिया की ड्यूटी का वक्त खत्म होने वाला था, वो जल्द ही वापस आने वाली थी। कमरे में गहरा सकूत तारी था। सफदर और कैप्टन शकील दोनों अपने अपने ख्यालों में गुम थे कि राहदारी से चलने की आवाज़ उभरी। दोनों अपनी अपनी जगह होशियार हो गए। दरवाजे में चाबी खोलने की आवाज़ आई, फिर दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। फिर एक साया सा कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरे में तारीकी छाई हुई थी, इसलिए वो साफ ना पहचान सका। दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया गया। ऑटोमेटिक लॉक एक बार फिर बंद हो चुका था। कैप्टन शकील और सफदर दोनों को पता था कि सोफिया है, लेकिन सोफिया का अपने कमरे में दबे पांव दाखिल होना कुछ उनकी समझ में नहीं आ रहा था। और फिर काफ़ी देर हो गई। साया तारीकी में मिल चुका था और अभी तक कमरे की बत्ती नहीं जली थी। मामला वाकई पुरस्कार हो चुका था। बहरहाल दोनों दम साधे आने वाले हालात का इंतजार कर रहे थे। फिर साया न जाने कहाँ छुप गया। अब कमरे में 3 नफूस मौजूद थे, लेकिन तीनों ही रोपोश थे। थोड़ी देर बाद राहदारी में एक दफ़ा फिर कदमों की आवाज़ गूंजने लगी। आवाज़ दोबारा दरवाजे के सामने आकर रुक गई। एक बार फिर लॉक खुलने की आवाज़ आई और फिर दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया गया। 2 मिनट बाद चटने की आवाज़ आई और कमरा रोशन हो गया। गहरे कमरे के अंदर सोफिया खड़ी साफ नज़र आ रही थी। सोफिया ने मुड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया, इधर उधर बेइख्तियारी तौर पर देखा और फिर 3 तेज कदम उठाती हुई कमरे के दरमियान में मौजूद एक सोफे पर बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगी, जैसे कोई तवील मुसाफत तय करके आराम कर रहा हो। काफ़ी देर तक वो खामोशी से बैठी रही, फिर उठी। उसने ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर कपड़े चेंज किए। सफदर और कैप्टन शकील ने आंखें बंद कर ली। चंद लम्हे बाद सोफिया का खूबसूरत सिरापा पुरशबाब जिस्म कमरे की तेज़ रोशनी में दमक रहा था। वो बिल्कुल अरियां थी और अपने सरापे को ड्रेसिंग टेबल के कदादम शीशे में मुख्तलिफ जावियों से घूर रही थी, जैसे अपने ही खूबसूरत जिस्म की सेक्सी जावियों से लुत्फानंदोज़ हो रही हो। चंद लम्हे तक उसकी इस किस्म की हरकत करने के बाद उसने बाथिंग गाउन पहना और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई, लेकिन फिर यकदम उल्टे कदमों यूँ वापस मुड़ी जैसे बाथरूम में से कोई भूत नजर आ गया और कैप्टन शकील और सफदर दोनों बाथरूम में से होने वाले नकाब पोश को देखकर हैरत ज़दा रह गए।
जिसने अपने रिवॉल्वर को सोफिया की तरफ किया हुआ था। जिस्मानी साथ से उन दोनों ने पहचान लिया कि नकाबपोश औरत है। वो हैरान थे कि ये औरत कौन है। बहरहाल वो इतना तो समझ गए कि ये नकाबपोश वही साया है जो सोफिया के आने से थोड़ी देर पहले अंदर दाखिल हुआ था। सोफिया हैरत ज़दा सी उस नकाबपोश औरत को देख रही थी जो इस पर रिवॉल्वर ताने हुए थी। सोफे पर बैठ जाओ, नकाबपोश ने सोफिया को करहत आवाज़ में हुक्म दिया और कदरें भराई हुई थी। सोफिया खामोशी से सोफे पर बैठ गई। तुम्हारा असल नाम क्या है सोफिया? शट अप, मुझे अपना असल नाम बताओ। बता तो रही हूँ, और क्या बताऊँ? मुज़हिका उड़ा रही हो? नकाबपोश गुस्से में आगे बढ़ी और इसी लम्हे मार खा गई। सोफिया ने अचानक उस पर यूं जंप किया जैसे बिल्ली अपने शिकार पर झपटती है। दूसरे लम्हे नकाबपोश औरत नीचे फर्श पर पड़ी थी और रिवॉल्वर सोफिया के हाथ में था। अब बताओ तुम कौन हो? अब बताओ तुम कौन हो? उसने रिवॉल्वर को नचाते हुए कहा। नकाबपोश उठकर बैठ गई, मगर दूसरे लम्हा सोफिया के लिए भी हैरत अंगेज था। जब नकाबपोश सोफिया से भी ज़्यादा फुर्ती से उस पर जंप किया, रिवॉल्वर सोफिया के हाथ से निकलकर दूर जा गिरा और दोनों भपरी हुई बिल्लियों की तरह एक दूसरे से उलझ गईं। लड़ाई के फन में दोनों ताक नजर आती थी। दोनों एक दूसरे पर बड़ी फुर्ती से जवाबन वार कर रही थी। अचानक सोफिया के हाथ दूसरी औरत की नकाब पर पड़ गया और दूसरे लम्हे उसने उसके मुंह पर चढ़ा हुआ नकाब घसीट लिया। फिर सफदर और कैप्टन शील ये देखकर चौंक पड़े कि वो नकाबपोश औरत जूलिया थी। सफदर सोचने लगा जूलिया को सोफिया पर कैसे शक पड़ गया। फिर सोफिया का दाव जूलिया पर चल गया और एक खतरनाक मुक्का सोफिया ने जूलिया की दाएं कनपट्टी पर जड़ दिया। पंच इंतहाई खतरनाक था। नतीजा ये हुआ कि जूलिया लहराती हुई फर्श पर गिरी और बेहोश हो गई। सोफिया वाकई खतरनाक औरत साबित हुई। जूलिया को देखकर खुद सोफिया भी हैरान रह गई, लेकिन अब वो दिल में मुतमईन हो गई कि अब वो आसानी से जूलिया को अपने साबका अमल से गायब करके उसका रूप धारकर फैक्ट्री से निकल जाएगी। जूलिया के आने से पहले वो खुद भी यही सोच रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। मसला खुद बहुत हल हो गया। वैसे वो जूलिया की मदाह थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि उससे ज़रा सी भी गलती हो जाती तो अब वो जूलिया की बजाय खुद फर्श पर पड़ी होती। वैसे हैरत उसे भी थी कि जूलिया को उस पर शक कैसे गुजरा। कुछ सोचकर उसने जूलिया के कपड़े उतारने शुरू कर दिए। शील और सफदर ने उसे और मौका ना दिया, लेकिन उससे पहले कि वो दोनों उठते वो उसके इरादों से वाकिफ नहीं हो सकती थी। चनाचे मजबूरन वो खामोश हो गए। आंखें बंद की खड़े रहे। अब जूलिया के बेहोश जिस्म पर सिर्फ अंडरवियर और बॉडी रह गई थी। सोफिया ने बेहोश जूलिया को हाथों पर उठा लिया और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। सफदर और कैप्टन शील हैरान रह गए। आखिर सोफिया करना क्या चाहती है? सोफिया ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद नहीं किया। कैप्टन शकील आहिस्ता से अलमारी की पुष्ट से निकला और दबे कदम उठाता हुआ बाथरूम के करीब आकर खड़ा हो गया। उसने झांक कर देखा तो उसके आसाब को झटका लगा और उसने देखा बेहोश जूलिया बाथिंग टब में पड़ी है और सोफिया आईने के सामने अपने चेहरे से मेकअप उतार रही थी। उसने इशारे से सफदर को बुलाया। अब वो दोनों बाथरूम के दरवाजे के पट्टों के पीछे छुप गए। चंद लम्हे बाद सोफिया अपनी असल शक्ल में थी। फिर उसने जूलिया का मेकअप अपने चेहरे पर करना शुरू कर दिया। अब सोफिया के इरादे कुछ कुछ उनकी समझ में आते जा रहे थे। मेकअप मुकम्मल करके उसने इत्मीनान की तवील सांस ली और फिर एक नज़र बेहोश जूलिया की तरफ देखा और फिर साइड में लगी हुई एक अलमारी खोली और उसमें से एक तेज़ धार हंजर और एक हथौड़ा निकालकर वो जूलिया की तरफ बढ़ी। उसने हथौड़ी टब के पास रख दी और हंजर हाथ में लेकर जूलिया पर झुक गई। उसने एक लम्हे के लिए हंजर की धार पर उंगली फेर कर उसकी तेज़ी का अंदाज़ा किया और फिर एक हाथ से बेहोश जूलिया का मुंह अच्छी तरह दबाकर हंजर वाला हाथ ऊंचा ऊपर किया। जिस वक्त हंजर पर उंगली फेरी थी उसी लम्हे दोनों ने तेज़ी से अपने अपने रिवॉल्वर निकाल लिए और फिर जैसे ही उसका हंजर वाला हाथ फिजा में उठा बैक वक्त 2 गोलियां चली और हंजर के 4 टुकड़े होकर हवा में बिखर गए। दोनों ने इस्तरारी तौर पर बैक वक्त गोलियां चलाई और दोनों गोलियां हंजर पर पड़ी। सोफिया बुरी तरह उछली और एक तरफ हटी। उसी लम्हे सफदर रिवॉल्वर लेकर बाथरूम में घुस गया। बाथरूम में वो दो जूलिया मौजूद थी। हेलो मिस सोफिया। सफदर का लहजा मुज़हिका उड़ाने वाला था। सोफिया हैरत ज़दा होकर उसे तकती रह गई। मिस जूलिया को उठाकर बाहर ले चलो। अचानक सफदर का लहजा करहत हो गया। सोफिया वैसे की वैसे खड़ी रही। जल्दी करो वरना मैं औरतों के मामला में सख्त बेरहम वाक़ हुआ हूँ, सफदर ने गुस्से में फनकारते हुए कहा। सोफिया ने झुककर मिस जूलिया को टब से निकाला और फिर उसे ले जाकर कमरे में मौजूद मुसहरी पर डाल दिया। कैप्टन शील अलमारी के पीछे छुप चुका था। न जाने कि उसने सामने जाने से गुरेज किया। जल्दी से उसे कपड़े पहनाओ। सफदर ने सोफिया को हुक्म दिया। जूलिया तो मैं हूँ, ये तो सोफिया है, सोफिया ने परेशान से लहजे में कहा। उसकी आंखों में मासूमियत झलकती थी। सफदर उसकी अदाकारी पर दिल ही दिल में अश अश कर उठा। अगर वो अपनी आंखों से सोफिया को जूलिया का मेकअप करते ना देख लेता तो यकीनन चक्कर खा जाता, क्योंकि मेकअप भी बड़े माहिराना अंदाज में किया गया था। मैंने तुम्हें मेकअप करते देख लिया है मिस सोफिया, इसलिए इन तमाम अदाकारियों को छोड़कर जो मैं कहता हूँ वो करती जाओ वरना, सफदर ने करहत लहजे में कहा। सोफिया ने खामोशी से फर्श पर से कपड़े उठाए और फिर जूलिया को पहनाने निकल गई। जूलिया को कपड़े पहनाकर वो खामोशी से सफदर की तरफ देखने लगी। अब बताओ मिस सोफिया कि असल मिस सोफिया कहाँ है? सफदर ने अचानक सवाल किया और सोफिया उछल पड़ी। उसी लम्हे राहदारी में तेज से कदमों की आवाज़ गूंजी। सफदर पर संजीदगी छा गई और वो एक लम्हे के लिए उधर मुतवज्जा हो गया।
वही एक लम्हा सफदर पर गिरा गुजरा। सोफिया ने यूं बर्क रफ्तारी से जंप लगाया कि तकरीबन उड़ती हुई सफदर के करीब, और दूसरे लम्हे सफदर का रिवाल्वर उसके हाथ में था। सोफिया को चूंकि इल्म हो चुका था कि ये रिवाल्वर साइलेंसर लगा हुआ है, उसने बगैर कोई वक्फा दिए गोली चला दी और उसने बचने की बेहद कोशिश की, मगर गोली उसके दाहिने कंधे में घुस गई। सफदर के मुंह से बेसाहता कराह निकल गई। इससे पहले कि सोफिया दूसरी गोली चलाती, कैप्टन शील ने फायर किया और सोफिया का रिवाल्वर उसके हाथ से निकल गया। सोफिया एक लम्हे के लिए ठटकी और दूसरे लम्हे उसने बर्फ की सी तेजी से मेज पर पड़ा हुआ गुलदान कैप्टन शील पर दे मारा। कैप्टन शील उसके हाथ से रिवाल्वर गिरते देखकर मुतमईन होकर सफदर की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो खून तेजी से बह जाने की वजह से नीम बेहोश होता जा रहा था। सोफिया का फेंका हुआ भारी गुलदान उसके सर पर पड़ा और वो सर पकड़कर लेटता चला गया। गुलदान की ज़रब काफ़ी ज़ोरदार थी, उसकी आंखों के सामने साया सा फैलता चला गया। उसने संभलने की बेहद कोशिश की, मगर इतने में सोफे ने गुलदान उठाकर एक और ज़रब लगा दी। कैप्टन शकील बेहोश हो गया। सफदर अभी मुकम्मल तौर पर बेहोश नहीं हुआ। उसने ये सिचुएशन देखकर संभलने की कोशिश की, मगर गुलदान की एक और ज़रब उसे भी आलम तारीकी में घसीट ले गई। सोफिया हैरत अंगेज तौर पर कामयाब हो चुकी थी। वाकई वो इंतहाई तेज़, चालाक और जागते जहन की मालिक थी। उसने उन दोनों को लटाकर इत्मीनान का सांस लिया। फिर उसने कमरे में चारों तरफ अंधेरा कर दिया और कि कहीं कोई और आदमी ना छुपा हुआ हो, लेकिन कमरा खाली था। फिर वो हाथ झाड़ती हुई जूलिया की तरफ बढ़ी। जूलिया अभी तक बेहोश थी, सिर्फ ज़रब शायद ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोरदार थी। सोफे ने झुककर जूलिया को उठाया और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ी। उसी लम्हे वो नीचे आ गिरी। जूलिया दरअसल चंद लम्हे पहले होश में आ चुकी थी, इसलिए उसने जैसे ही जूलिया को उठाया, जूलिया ने एक ज़ोरदार टक्कर सोफिया की नाक पर मारी। सोफिया उलटकर नीचे जा गिरी, जूलिया भी उसके साथ ही नीचे जा गिरी। फिर दोनों ने उठने में फुर्ती दिखाई। सोफिया की नाक से खून बह निकला, उसकी आंखें गुस्से की शिद्दत से सुरख हो रही थी। उसने बजाय जूलिया पर जंप लगाने के एकदम एक तरफ पड़े हुए रिवाल्वर पर जंप लगाया। फिर उससे पहले कि जूलिया कुछ समझती, रिवाल्वर उसके हाथ में आ चुका था। अब जूलिया बेबस थी। बाथरूम की तरफ चलो, सोफिया ने घबराते हुए कहा, और जूलिया खामोशी से बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उससे हैरत थी कि सोफिया उसे बाथरूम की तरफ क्यों ले जा रही है। उसने सोफिया के मुंह पर अपना मेकअप देख लिया और फिर वो सफदर को पहचान सकी तो ना ही कैप्टन शील को। वैसे उसके तस्वुर में भी नहीं था कि कैप्टन शील और सफदर जहाँ पहुँच सकते हैं, और वो दोनों थे ही मेकअप में। तुम करना क्या चाहती हो आखिर? जूलिया रह न सकी, चनाचे उसने बाथरूम में दाखिल होकर सोफिया से पूछ लिया। तुम्हारा रूप धारना चाहती हूँ, सोफिया ने कदरे मुस्कुराते हुए कहा। वो तो तुम कर चुकी हो, तुम्हें भी तो गायब करना है। गायब करना है? हाँ, तुम्हें कत्ल करके और फिर तुम्हारा कीमा करके गटर में बहा दूंगी और खुद तुम्हारा मेकअप धार लूंगी। कीमा करके बहा दोगी? जूलिया इस भयानक तस्वर से काम उठी। हाँ चलो, बातें ना बनाओ, खामोशी से इस टब में लेट जाओ, सोफिया ने गराते हुए कहा। जूलिया खामोश खड़ी थी। जल्दी करो वरना फौरन गोली मार दूंगी। सोफिया का लहजा इंतहाई करहत हो गया। जूलिया अब भी खामोश खड़ी छुटकारे की कोई तरकीब सोच रही थी कि सोफिया ने गोली चला दी और जूलिया एक चीख मारकर फर्श पर गिर गई। जूलिया के गिरने पर सोफिया फातिहाना नज़रों से जूलिया को देख रही थी। इमरान ने काफ़ी देर तक सफदर, कैप्टन शकील और जूलिया को ट्रांसमीटर पर कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी दूसरी तरफ से भी कोई जवाब न मिला। इमरान परेशान हो गया कि न जाने उन तीनों के साथ क्या गुजरी। उसने उसी वक्त कार पकड़ी और सीधा फैक्ट्री की तरफ गया। ब्लैक जीरो की नाकामी, उस पर किए गए हमले का भी उसे इल्म हो चुका था। पानी सर से गुजरता जा रहा था। इमरान सोच रहा था कि ये बासाशी थी तो फिर पीसिया से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हुई। किसी तरह काबू ही नहीं आ रही और उसने ऑक्टोपस की तरह चारों तरफ अपने हाथ फैला रखे थे। उसकी कार तेज़ी से फैक्ट्री की तरफ भागी जा रही थी। उसने दानिश मंजिल से निकलने से पहले फैक्ट्री के सरबराह को बतौर एक्सट्रो टेलीफोन कर दिया। अब वो एक्सट्रो के एक स्पेशल नुमाइंदे की हैसियत से वहाँ जा रहा था। जल्द ही वो फैक्ट्री के गेट पर पहुँच गया और फिर एक्सट्रो को फ़ोन काम कर गया। उसे वहाँ हाथों हाथ लिया गया और फिर वो असल लेबॉर्ट्री में पहुँच गया। वहाँ वो एक आदमी को अपने साथ लिए जूलिया के कमरे में गया। कमरा खाली था, जूलिया गायब थी। फिर उसने कैप्टन शील और सफदर के कमरों में गया, मगर दोनों खाली थे। उधर इमरान के साथ वाला सरप्राइज़ भी हैरान था कि इस वक्त वो तीनों कहाँ जा सकते हैं, जबकि कमरे से बाहर ज़्यादा देर तक रहना फैक्ट्री में जुर्म समझा जाता था। इमरान परेशानी के आलम में एक राहदारी से गुजर रहा था कि ठटक कर रह गया। उसे बंद दरवाजे की दहलीज के नीचे खून की पतली सी लकीर नजर आई। उसने सुपरवाइज़र को खून दिखलाया तो वो भी बौखला गया। इससे पहले कि सफदर इमरान उसे टोकता, उसने आगे बढ़कर ज़ोरदार दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी, मगर ये चीज़ इमरान के ख्याल के मुताबिक गलत थी। लेकिन अब क्या हो सकता था। सुपरवाइज़र ने एक दफ़ा फिर दरवाज़ा झंझोड़ दिया। तकरीबन 5 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और फिर इमरान ये देखकर हैरान रह गया कि जूलिया बाहर निकला है। जूलिया तुम? हाँ क्या बात है? इमरान फ़ौरन समझ गया कि ये जूलिया नहीं हो सकती और फिर गौर से देखने पर उसकी बारीक नज़रों से मेकअप छुपा ना रह सका। अंदर चलो, इमरान ने करहत लहजे में कहा। नहीं, तुम लोग अंदर नहीं जा सकते, सूफिया ने जूलिया के मेकअप में थी सख्त लहजे में कहा। लेकिन इमरान ने कदम आगे बढ़ा दिया। फिर सूफिया ने एक अचानक हाथ आगे कर दिया। उसके हाथ में रिवाल्वर था, मगर इमरान उससे ज़्यादा तेज़ था।
उसने लापरवाही से एक हाथ रिवॉल्वर पर डाल लिया और दूसरे हाथ का जोरदार थप्पड़ सोफिया के गाल पर पड़ा। वो एक चीख मारकर कमरे में जा गिरी। थप्पड़ इतना जोरदार था कि सोफिया का गाल फट गया। इमरान की आंखों में सोफिया को जूलिया के मेकअप में देखकर खून उतर आया। वो अंदर दाखिल हो गया। सामने फर्श पर खून के धब्बे मौजूद थे और ऐसा महसूस होता था जैसे यहाँ भरपूर लड़ाई लड़ी गई हो। जूलिया कहाँ है? बाथरूम में, उसने बौखलाकर जवाब दिया। इमरान के सिर्फ एक ही थप्पड़ ने इसकी तमाम तेज़ी तरारी निकाल दी थी। इमरान उसे धकेलता हुआ बाथरूम में ले गया और फिर वो ये देखकर हैरत ज़दा रह गया कि वहाँ न सिर्फ जूलिया बेहोश थी बल्कि कैप्टन शील भी मौजूद थे। जूलिया की पसली में गोली लगी हुई थी और उसके कांधे में कैप्टन शील का सर झुका हुआ था। हूँ तो ये बात है। इमरान का लहजा इंतहाई खौफनाक हो गया था कि साथ खड़े हुए सुपरवाइज़र को भी कपकपी छूट गई। तुम्हारी जहाँ और कितने साथी हैं? इमरान ने अचानक सोफिया से पूछा। कोई नहीं, उसने कमज़ोर लहजे में कहा। न जाने क्या बात थी कि इमरान के खौफनाक लहजे और आंखों से निकलने वाली शरारों ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया था। सुपरवाइज़र, इन तीनों को फ़ौरन अस्पताल पहुंच जाओ, इनकी हालत नाजुक है, इमरान ने सुपरवाइज़र से मुखातिब होकर कहा। और सुपरवाइज़र बहुत बेहतर कहता हुआ कमरे से यूँ निकला जैसे उसका पीछा बुलाएं कर रहे हों। कमरे में चलो, इमरान ने बाथरूम से निकलने का इशारा किया। वो खामोशी से बाथरूम से बाहर निकल आई। सोफे पर बैठ जाओ। इमरान का लहजा बददस्तूर था। सोफी ने उसके हुक्म की तामील की। वो इस तरह फर्माबरदारी से इमरान का हुक्म मान रही थी जैसे वो इमरान की मुलाजिमा हो। अब सीधी तरह बता दो कि तुम कौन हो? सोफिया ने जवाब दिया। अब उसकी आंखों से जाहिर हो रहा था जैसे वो अपने असाब पर काबू पाती जा रही हो। इतने में सुपरवाइज़र कमरे में दाखिल हुआ। उसके साथ 3 इंस्ट्रक्टर वार भी मौजूद थे। उन्होंने फुर्ती से कैप्टन शील, सफदर और जूलिया को स्ट्रेचरों पर डाला और ले गए। जनरल नुमान की रिपोर्ट दे दी गई है। वो खुद मौका पर तशरीफ़ ला रहे हैं। सुपरवाइज़र ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। इमरान ने सिर्फ इस बात में सर हिला दिया। हाँ तो तुम सोफिया हो? मिस्टर, ज़रा इमोनिया मंगवाओ, मैं मिस सोफिया का मेकअप साफ़ करना चाहता हूँ। ओके सर। सुपरवाइज़र वापस मुड़ गया। मिस्टर इमरान, की सोफिया तो नहीं? उसने हैरत ज़दा से इमरान की तरफ देखते हुए कहा। मेकअप सर, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। ओह, मेरे साथियों का क्या बना? उन्हें फौरी तौर पर ऑपरेशन रूम में पहुंचा दिया गया है। कर्नल जवार ऑपरेशन कर रहे हैं, जनरल नोमान ने जवाब दिया। इतने में सुपरवाइज़र सोफिया की बोतल हाथ में लिए अंदर दाखिल हुआ। उसने जनरल नुमान को सैल्यूट किया और फिर बोतल इमरान की तरफ बढ़ा दी। इसका मेकअप साफ करो और सुनो लड़की, खबरदार अगर कोई शरारत करने की कोशिश की। इमरान के लहजे में इतनी शदीद घबराहट थी जैसे खौफनाक भेड़िया गरा रहा हो। जनरल नुमान ने भी हैरत से इमरान की तरफ देखा। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये खलंडरा सा नौजवान सख्त और बावकार लहजा भी अपना सकता है। फिर सुपरवाइज़र ने सोफिया का मेकअप साफ कर दिया। अब वो अपनी असल शक्ल में थी, लेकिन ये तो फिर भी सोफिया नहीं निकली। जनरल साहब, इसने सोफिया का मेकअप किया हुआ था। सोफिया का मेकअप? यानी ये सोफिया नहीं थी? नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने इसकी दिमागी तौर पर चेकिंग कराई थी। कर्नल सादी ने ओके रिपोर्ट दी थी। जनरल नुमान ने उलझन भरे लहजे में कहा। कब की बात है? आज दोपहर की। लेकिन इसकी ज़रूरत कैसे पड़ गई? मिस्टर सफदर ने मिस सोफिया पर शक जाहिर किया। चनाचे में शक रफ़ा कराने के लिए मेंटल चेकिंग करने के लिए कर्नल सादी के पास पहुंचा दिया। उसने ओके रिपोर्ट दी। मैं मुतमईन हो गया। मगर अब जनरल नुमान वाकई हैरत ज़दा था। आज ये किस शोबे में काम कर रही थी? खुफिया शोबे में मेरे साथ बतौर रिकॉर्ड कीपर, जनरल नुमान ने जवाब दिया। हाँ, इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा। मादाम बसाशी खामोशी से बैठी सब कुछ सुन रही थी। क्या आपके पास ऐसा कोई कमरा है जहाँ उसे कुछ देर के लिए रखा जा सके? कुछ तैनात करना चाहता हूँ, इमरान ने पूछा। इस रूम नंबर 3 इस मकसद के लिए बेहतरीन है, वहाँ से निकल नहीं सकेगी, जनरल नुमान ने कहा। ठीक है, इसे रूम नंबर 3 में भेज दीजिए, इमरान ने कहा। लेकिन अपने आदमी को हिदायत कीजिए कि इसका ख्याल रखें। आप बेफिक्र रहें, ये भाग नहीं सकती, जनरल नुमान ने कहा और फिर अपने आदमी को इशारा किया। वो बासाशी को लेकर अपने कमरे में चले गए। बाहर ले जाने से पहले इमरान के कहने पर उसकी मुकम्मल तलाशी ले ली गई। मैं पहले कर्नल सादी से मिलना चाहता हूँ, इमरान ने बासाशी के जाते ही जनरल नुमान से मुखातिब होते हुए कहा। मैं उसे अपने ऑफिस में बुलवा लेता हूँ, जनरल नुमान ने कहा। मौजूदा वाक़यात देखकर उनके चेहरे पर बेशुमार उलझनों के आसार नुमाया थे, क्योंकि सोफिया लेबॉरेटरी की तमाम तर जिम्मेदारी उन पर आयद होती थी। मैं उनके शोबे में जाकर उनसे बात करना चाहता हूँ। ओके, मैं लिए चलता हूँ। न जाने इमरान के संजीदा चेहरे में क्या बात थी कि जनरल नुमान, जो इंतहाई सहदगीर और खुश्क आदमी ख्याल किए जाते थे, बड़े आला ऑफिसरों को घास तक डालने के रवादार नहीं थे। बड़ी फर्माबरदारी से इमरान की सब बातें मानते चले जा रहे थे।